हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। मैं सचिन एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वनली प्रैक्टिस पर। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, किसी भी एग्जाम में देखा जाए तो यहाँ से बार बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिसका नाम है राष्ट्रपति। क्या? राष्ट्रपति। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति को, यानी आज हमारा राष्ट्रपति का पहला क्लास होगा दोस्तों। और बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम स्टार्ट करेंगे और एकदम कंसेप्ट वाइज हम एकदम पूरे सरल भाषा में आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे और एक एक पॉइंट करके समझाएंगे ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना और वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। राष्ट्रपति आपको बोर्ड पे देखने को मिल रहा होगा कि इतने सारे लिखे हुए हैं, बट कहीं ना कहीं आपको मैं जब इसके अंदर जाऊंगा और इसमें जब एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा ना, तो ये जो लाइन आपको दिख रही है ना सामने, आपको लग रहा होगा कि जैसे कोई आर्टिकल, कोई निबंध लिखा हुआ है ना, बट नहीं। इसके अंदर एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि एक एक पॉइंट अपने आप में डायरेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों। वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। आप यकीन मानिए दोस्तों, यहां से अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, जितना मैं बता रहा हूं उतना आप अच्छे से कर लेते हैं, तो यकीन मानिए जितना मैं पढ़ा दूंगा दोस्तों उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा अगर राष्ट्रपति का क्वेश्चन आता है तो। ठीक है दोस्तों, बस एक बार यकीन करके इस सेशन को पूरा देखिए, उसके बाद अपना फीडबैक देना कि क्लास अच्छा थी या नहीं थी, या आपको समझ में आया या नहीं समझ आया। बट पहले हम क्लास को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्लास है दोस्तों, पहला अनुच्छेद है 52। जो आर्टिकल 52 है दोस्तों, उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का पद दिया गया है। क्या दोस्तों? राष्ट्रपति का पद होगा। ठीक है, अगर हम अनुच्छेद 52 की व्याख्या करेंगे, उसके डिटेल में जाएंगे, तो आइए देखते हैं क्या दिया है। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या दोस्तों? यहां से एक क्वेश्चन, मतलब मैं पॉइंट वाइज जहां जहां से क्वेश्चन बनेगा उसको मैं पॉइंट बताता चलूंगा कि यहां से क्वेश्चन बन सकता है और बना भी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट अगर हम देखेंगे तो कह रहा है कि भारत, क्या दोस्तों? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, जी हाँ, बिल्कुल। उसके बाद कह रहा है कि इसे ही राष्ट्राध्यक्ष भी कहा जाता है। मतलब जो भारत का राष्ट्रपति है दोस्तों, इसे ही राष्ट्राध्यक्ष कहा जाता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा जाता है, आप जो भी कह सकते हैं। तो यहां से दो पॉइंट आपको क्लियर हो गई होगी। क्या दोस्तों? पहला भारत का एक राष्ट्रपति होगा, दूसरा इन्हें ही, मतलब राष्ट्रपति के पद को ही राष्ट्र अध्यक्ष भी कहा जाता है। यानी जब राष्ट्रपति का पद है तो राष्ट्रपति, जाहिर सी बात है, उन्हें कहेंगे क्या? राष्ट्र अध्यक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, दो पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। कह रहा है कि तथा राज्य का प्रमुख भी कहा जाता है। मतलब राष्ट्रपति को राज्य का प्रमुख भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति को राज्य का प्रमुख भी कहा जाता है। तो 1 2 3 पॉइंट्स यहां तक हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, मोस्टली 4 पॉइंट हो गए हैं। अब आगे कह रहा है कि इसे ही भारत का संवैधानिक प्रमुख भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? इसे ही भारत का संवैधानिक प्रमुख भी कहा जाता है। इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि इसे ही भारत के कार्यपालिका का नाम मात्र प्रमुख भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? राष्ट्रपति को ही कार्यपालिका का नाम मात्र क्या कहा जाता है? प्रमुख कहा जाता है। ठीक है, यहां से एक पॉइंट और इसमें ज्वाइन कर लीजिए, यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद कह रहा है कि मेरे ख्याल से राष्ट्रपति का 1 2 3 कम से कम 5 पॉइंट्स तो हो गए होंगे। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बेहद आशा है, तो आप इसको ना भूलें, इसे अच्छे से एक बार रिवाइज फिर से करना। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा है कि जबकि वास्तविक प्रमुख कौन होता है दोस्तों? वास्तविक प्रमुख पीएम होता है। क्या दोस्तों? वास्तविक प्रमुख पीएम होता है। ठीक है, राष्ट्रपति तो कार्यपालिका का नाम मात्र क्या होता है? नाम मात्र प्रमुख होता है। वास्तविक शक्ति तो किसके पास होती है मेरे भाई? वास्तविक शक्ति होती है प्रधानमंत्री यानी पीएम के पास होती है। ठीक है, आई थिंक यहां तक क्लियर। उसके बाद कह रहा है कि पीएम को ही सरकार का प्रमुख भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? जो पीएम होता है उसे सरकार का प्रमुख कहा जाता है, जो राष्ट्रपति होता है उसे कार्यपालिका का प्रमुख कहा जाता है। आई थिंक इतनी चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से जो अनुच्छेद 52 था जिसमें राष्ट्रपति का पद था उसको हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 53 की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 53 में कहा है कि कार्यपालिका, मतलब अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका का प्रावधान किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति के कार्यपालिका का प्रावधान किया गया है। तो आइए देखते हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिका के डिटेल में क्या लिखा गया है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि
देश की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी। ठीक है, क्या कहा है, देश की देश की कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होगी दोस्तों, वो राष्ट्रपति के पास होगी। जी हाँ, राष्ट्रपति के पास होगी। ठीक है, आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जिसका प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा उसका क्या करेगा, प्रयोग करेगा। कौन, राष्ट्रपति या पीएम, जी नहीं, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, आई थिंक ये पूरे तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या कह रहा है एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रहा है कि देश की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है या होगी, राष्ट्रपति के पास होगी। उसके बाद जिसका प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा उस शक्ति का प्रयोग करेगा। जी हाँ, मुझे आशा है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 54 कि 54 राष्ट्रपति के बारे में क्या कह रहा है, तो बने रहिए वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, हम अनुच्छेद 54 को समझते हैं कि 54 में क्या कहा गया है। बेसिकली 54 में निर्वाचन की बात की गई है, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन विधि है उसका प्रावधान अनुच्छेद 54 में दिया गया है। तो आइए अनुच्छेद 54 को पूरे डिटेल से समझते हैं, और इसे ध्यान से समझना दोस्तों, क्योंकि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसमें बहुत ही ज्यादा टिपिकल है, थोड़ा सा अगर ध्यान से समझेंगे तभी चीज समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अनुच्छेद 54 की शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं, कह रहा है कि अनुच्छेद 54 में निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। क्या दोस्तों, अनुच्छेद 54 में निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि संसद के सभी सदस्य भाग लेंगे। क्या दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन में अभी हमें देखना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से भाग लेते हैं, कौन कौन से भाग नहीं लेते हैं, ये चीज हमें अच्छे से समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहा है कि संसद के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। क्या दोस्तों, ये चीज बहुत मूल चीज है दोस्तों, यहां से अगर भूलेंगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग हो जाएगी कि इसमें कौन से सदस्य इसमें शामिल होंगे, कौन से नहीं शामिल होंगे। एक एक वर्ड को देखते चलना। ठीक है, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य मतलब मत देने वाले निर्वाचित सदस्य क्या भाग लेंगे। ठीक है, उसके बाद आइए यहां पर देखते हैं, यहां से शुरू करते हैं कि कौन कौन से भाग लेते हैं, कौन कौन सदस्य शामिल होंगे, कहां पे, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन सदस्य शामिल होंगे। आइए हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। क्या दोस्तों, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। एक एक पॉइंट आप समझना। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, मतलब लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ये दोनों शामिल होंगे। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि लोकसभा और राज्यसभा के दोनों निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। इस बात को थोड़ा गौर से सुनना कि निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा है कि राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, क्या दोस्तों, राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। ठीक है, पहला पॉइंट, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। दूसरा पॉइंट, राज्यसभा के निर्वाचित सभी सदस्य शामिल होंगे। तीसरा पॉइंट, राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। आई थिंक ये तीनों जो पॉइंट थे ये अपने आप में डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है और फ्यूचर में भी आएगा। ठीक है, 3 पॉइंट क्लियर। उसके बाद आगे कह रहा है कि जो दिल्ली और पुदुचेरी की जो विधानसभा है दोस्तों, जो दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा है उसके भी निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। क्या दोस्तों, उसके भी निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल किए जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना कि निर्वाचित सदस्य ही शामिल किए जाएंगे। ठीक है, निर्वाचित सदस्य, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं निर्वाचित सदस्य, मतलब यहां जो दिल्ली और पुदुचेरी के जो विधानसभा है वहां के भी सभी निर्वाचित सदस्य ही शामिल किए जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक बात यहां पर हम और ऐड करना चाहेंगे। क्या दोस्तों, जो दिल्ली और पुदुचेरी का जो विधानसभा निर्वाचित की सदस्य की बात कर रहा है, क्या ये मूल संविधान में था? जी नहीं, ये मूल संविधान में नहीं दिया गया था, इसको संविधान में जोड़ा गया था। जी हाँ, संविधान में जोड़ा गया था। और किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, तो आइए देख लेते हैं। 70वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ा गया था। क्या दोस्तों, इस बात को थोड़ा मैं जोड़ देके इसलिए कह रहा हूं कि आप नॉर्मली यहां तो सब लोग बता देंगे, बट ये जो दिल्ली विधानसभा की जो निर्वाचित सदस्य है इसे भी कुछ लोग बता देंगे, बट थोड़ा सा यहां डिफरेंट आ जाता है कि यह मूल संविधान में था या इसको जोड़ा गया है। अगर जोड़ा गया है तो किस संविधान के तहत जोड़ा गया है, ये चीज आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो दिल्ली पुदुचेरी के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य थे दोस्तों, उनको 70वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ा गया। ठीक है, जोड़ा गया था। आई थिंक इतना जितना मैंने अभी तक पढ़ाया, जितना मैंने आपको समझाया, एक एक चीज मैंने लाइन बाय लाइन आपको समझाने की कोशिश की, आई थिंक ये चीजें आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी। ठीक है, अब तक तो हमने देख लिया कि राष्ट्रपति के निर्वाचित
राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं, ये चीज तो क्लियर हो गई। अब भाई जब राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन सदस्य शामिल होंगे ये चीज तो हमें क्लियर हो गई, तो हमें ये भी तो जानना होगा ना भाई, ये भी तो सवाल बनता है कि भाई कौन कौन शामिल नहीं होंगे। जब तक ये नहीं जानेंगे तो बात क्लियर कहां से होगी, तब तक हमारा कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होगा। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं होता है। तो आइए जरा इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि कोई भी मनोनीत सदस्य, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे वो राज्यसभा का, अगर उसे मनोनीत किया जाता है तो वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा। आपको याद होगा कि जो राष्ट्रपति 12 लोगों को नॉमिनेट करता है, वो मनोनीत करता है, अगर भाई उनको भी अगर उसको निर्वाचन में भाग दे देंगे, निर्वाचन मंडल में मत देने के लिए अगर उनको भी बोल देंगे, तो जाहिर सी बात है जब उनको राष्ट्रपति ही उनको मनोनीत कर रहा है, उनको नियुक्त कर रहा है, जो 12 सदस्य होते हैं, तो वो भाई जाहिर सी बात है अगर राष्ट्रपति उनको नियुक्त करेगा तो अपने भाई राष्ट्रपति के पक्ष में ही वोट देंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कहने का तात्पर्य ये दोस्तों कि अगर राष्ट्रपति जो मनोनीत सदस्य को नियुक्त करेगा तो वो मनोनीत सदस्य किसको देगा, राष्ट्रपति को ही देगा। इसीलिए यहां पर बोला गया है कि कोई भी मनोनीत सदस्य को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लिया जाएगा। मतलब कोई भी जो मनोनीत सदस्य होगा, चाहे लोकसभा, चाहे राज्यसभा, चाहे विधानसभा का होगा, वो क्या करेगा, वो विधानसभा, हाँ, वो क्या करेगा, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा। आई थिंक ये क्लियर। उसके बाद कह रहा है कि कोई भी विधान परिषद का सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकता। क्या दोस्तों, विधान परिषद और विधानसभा को याद रखना कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों अलग अलग चीज होते हैं। यहाँ पर विधानसभा के जो लोग हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं, लेकिन विधानसभा का जो विधान परिषद का सदस्य होगा दोस्तों, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा। आई थिंक जितना मैंने अभी आपको समझाया वो बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में फीड हो गया होगा। अगर एक बार नहीं समझ में आया तो प्लीज दोबारा देखना, इसे 2 से 3 बार देखेंगे तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। मैं फैक्ट नहीं बता रहा हूं दोस्तों, मैं उसके पूरे डिटेल में जाकर आपको डिस्कस कर रहा हूं, आपको एक एक चीज, एक एक लाइन बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपकी जो कंसेप्ट है वो मजबूत हो दोस्तों। बट आप इसे अगर जब ध्यान से देखेंगे तभी ये चीजें आपकी मजबूत होगी, अदरवाइज कहां मजबूत होगी। अगर आप आधे पर से ही क्लास छोड़ के चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपका नॉलेज अधूरा हो जाएगा दोस्तों। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करिए ताकि जो चीज आपको पढ़ाई जाती है वो अच्छे तरीके से आप उसे कंठस्थ कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो आज की राष्ट्रपति की जो क्लास थी तो इसमें हमने क्या क्या जाना, 52 जाना, यानी राष्ट्रपति का पद जाना, उसके बाद तीसरा राष्ट्रपति का कार्यपालिका, उसके बाद 54 में देखा हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान। मतलब हमने 3 अनुच्छेद को आज बहुत ही गहनता से डिस्कस किया है। कल हम फिर से मिलते हैं, कहां से, 55 से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद एक एक करके जितने भी राष्ट्रपति के बारे में जितने भी अनुच्छेद इंक्लूड हैं, मतलब जितने भी अनुच्छेद राष्ट्रपति के प्रावधान में शामिल किए गए हैं वो सभी करके एक एक करके हम आपके सामने डिस्कस करेंगे, और भी पूरा डिटेल से, कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर देना दोस्तों, क्योंकि आप मेरे चेहरे की हालत देख सकते हैं कि आपके लिए मैं कितना डेडिकेशन के साथ हार्ड वर्क कर रहा हूं, तो आपका भी हक बनता है कि हमारा सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, तो आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप हमें सपोर्ट करेंगे। इसी तरीके से हम आपके लिए हमेशा हार्ड वर्क करने के लिए प्रेरित रहेंगे। और ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हम यहीं पे करते हैं समाप्त। कल फिर से मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद क्लास।